Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to study class 10th NCERT Histories chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. The first part of this video I have already posted it, you can check that out. And today we are going to continue with the second part of it. So let's get started. So the topic's name is the French Revolution and the idea of the nation. यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस टाइम पे हुआ था और उस टाइम पे कैसे एक नेशन का आइडिया आया उसके बारे में ये पूरा टॉपिक होने वाला है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. एक जो पहला क्लियर जो व्यू था नेशनलिज्म का वो लाया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू इन द ईयर 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. France के लिए बात बताई जा रही है कि वो एक full-fledged territorial state था कब 1789 में अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च. मतलब तब एक वो तानाशाह वाला सिस्टम टाइप था कि जो राजा है वही सुपीरियर है और उसी का सब कुछ चलेगा, उसके आगे सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, उसकी जो आइडियोलॉजी होगी वही पूरे देश में मान्य होगी. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to a transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. अब जो पॉलिटिकल और जो चेंजेस आए थे, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हों या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हों, ये लाए ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू गए थे, जिसने क्या किया, एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को मोनार्ची की जगह पे सॉवरेनिटी के थ्रू ट्रांसफर की. द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफॉर कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. अब ये रिवॉल्यूशन बताता था कि जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग होता है, जैसे कि पूरा एक तरह से कि जितनी भी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी गई थी और इन्हीं पर ये डिपेंड करता था कि वो पूरी इस फ्रांस की डेस्टिनी को वो लोग एक तरह से शेप दें, आकार दें. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. अब शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ये कोशिश की थी और ये उन्होंने मेजर्स लाए गए थे कि काफ़ी प्रैक्टिसेस ऐसी कुछ की थी कि जिससे फ्रांस के लोगों में एक वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना स्थापित हो सके. The ideas of la patrie, the fatherland, and les citoyens, the citizens emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया गया था कि जो फादरलैंड और सिटीजनशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो एक उन लोगों के अंदर डाली गई थी जिससे क्या हो कि सारे लोग जो थे वो इक्वल राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर enjoy कर सके, यानी सबको इक्वल राइट्स मिल सके. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. अब एक नया फ्रेंच फ्लैग जो था ट्राइकलर का वो लाया गया था, जो हमने लास्ट पार्ट में जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पिक्चर बनी हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि वो ट्राइकलर लेके लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ते हैं. ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो ये वाला जो फ्लैग था वो लाया गया और ये किसको रिप्लेस करता था, जो पुरानी रॉयल स्टैंडर्ड थी, यानी कि जो एक वो राजा की जो एक वो रॉयल स्टैंडर्ड राजा के जो चिन्ह थे उसको हटाकर ये कंस्टिट्यूशनल चेंज लाया गया. The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. अब एक एस्टेट जनरल की पोस्ट बनाई गई उन बॉडी ऑफ सिटीजन्स के बीच में से ही और नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया. New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation. अब नए गीत बनाए गए, शपथ ली गई, शहीदों के उनको नमन किया गया और शहीदों की सारी चीज़ें एक तरह से कुर्बान हुए वो लोग सिर्फ नेशन के नाम पे. मतलब अलग अलग उन्होंने ऐसी कोशिशें की जिसके थ्रू एक वो नेशन की आइडेंटिटी आ सके. A centralized administrative system was put in a place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. अब नई कुछ ऐसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा प्रशासनिक उन्होंने सिस्टम बनाया जो एक सेंट्रलाइज है, यानी कि एक जगह से ही वो सारे काम किए जा सकते थे. और उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉज लाए गए. यूनिफॉर्म लॉज मतलब सभी के लिए एक समान कानून लाए, सारे सिटीजन्स के लिए. Internal custom duties and dues were abolished and uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. अब उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को हटाकर एक सेंट्रल और यूनिफॉर्म रूल लाने की कोशिश की
जो जगह जगह जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, अलग अलग प्लेस में जो थी, उनको भी हटाकर एक कॉमन लैंग्वेज लाई गई, दैट वाज फ्रेंच, जो पेरिस में लिखी और बोली जाती थी, और यही पूरे देश के लिए कॉमन लैंग्वेज बन गई. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, in other words, to help other peoples of Europe to become nations. अब इन्होंने ये कोशिश की थी कि एक जैसे एक प्रॉपर एक मिशन की तरह लाया जाए, कि इसमें सारी जो फ्रेंच नेशंस थे, यानी यूरोप की जो अदर सिटीज़ भी थी, वहाँ पर एक उनको लिबरेट बनाया जाए, लोगों को लिबर्टी मिले, यानी कि उनको आज़ादी मिले, और वो सारी जो ये तानाशाह वाली चीज़ें थी और सारी जो एक वो रॉयल मोनार्च वाली चीज़ें थी, उन सब से इनको छुटकारा मिले और एक ही इंडिपेंडेंट नेशन बन पाए. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. अब जैसे ये न्यूज़ फ्रांस की जगह जगह अलग अलग शहरों में पहुंची यूरोप के, तो स्टूडेंट्स और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास मेंबर्स थे, उन्होंने क्लब्स बनाने स्टार्ट किए, जो थे जैकोबिन क्लब्स. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1970s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब इनकी जो इन क्लब्स की जो एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स से उन्होंने एक फ्रेंच आर्मीज़ के लिए एक तरह से रास्ता खोला, जो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और काफ़ी हद तक इटली तक भी गया. इन 1790s, उस दौरान ये बात की जा रही है. और जैसे ही रिवॉल्यूशनरी, ये क्रांतिकारी युद्ध हुए, फ्रेंच आर्मीज ने जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था, वो विदेशों तक भी पहुंचाया. अब ये मैप दे के रखा है, इसमें आप काफ़ी कंट्रीज़ की लोकेशन उस टाइम पे जो थी वो आप देख सकते हैं. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब जब ये wide swath of territory आई गई, मतलब उसकी नेपोलियन के अंडर बहुत सारी जो ये टेरिटरी उसके अंडर आ गई, काफ़ी उसने एक तरह से अपना एम्पायर पूरा स्थापित कर लिया. तो उसने जो रिफॉर्म्स, जो उसने बदलाव फ्रांस में लाए थे, वो बाकी जगह भी उसने लागू करना स्टार्ट किया. Though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब ये एक तरह से पूरी तरह से तो ये डेमोक्रेसी नहीं थी, एक तरह से था कि हाँ रिटर्न ऑफ मोनार्ची हो रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की बात थी, तो उसमें काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस जो थे वो अलेक्जेंडर ने किए थे, जिसने पूरे सिस्टम को एक रैशनल और एक प्रॉपर एफिशिएंट भी बनाया. द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. अब जो ये चीज़ थी कि सिविल कोड एक 1804 में लाया गया, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था. उसमें जितने प्रिविलेज मिलते थे, यानी कि एक अच्छे परिवार में पैदा होने के जो बर्थ के थ्रू, जैसे कि होता है ना कि अगर बोलते हैं कि जैसे ये अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसकी एक अलग पावर हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को उसने हटा दिया. उसने कानून के सामने सबको इक्वलिटी लाने की कोशिश की, और एक जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के अधिकार को भी सुरक्षित करने का उसने निर्णय लिया. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये उसके जितने भी पूरे फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जो भी रीजन्स आते थे, सब में ये चीज़ लागू की गई. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज. अब इसमें क्या हुआ था कि जैसे काफ़ी देशों की जिससे उन्होंने बात की है कि डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इसमें नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको थोड़ा सिंप्लीफाइज किया और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, ख़त्म किया. फ्यूडल सिस्टम का मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे राजा जो होता था वो इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल उसके बदले उनको एक लैंड दे देता था, और लैंड के अंदर सबको काम करने के लिए एक लैंड दे देता था उनको. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि राजा ने किसी एक पर्सन को एक लैंड दे दी, अब उसको उस पर्सन को इस लैंड पे टैक्स देना पड़ेगा राजा को, जो किसी भी सिस्टम किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट मे बी इन गुड्स और मे बी द प्रोडक्शन ऑन द फील्ड और एनी अदर थिंग. सो इस चीज़ को भी उन्होंने ख़त्म किया. इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, transport and communication system were improved, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. अब इस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई थी कि जो ये रुकावटें थी एक तरह से वो ख़त्म की गई,
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और काफ़ी जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको बढ़ाया गया और अच्छा किया गया। पीजेंट्स, आर्टिस्ट जो थे, वर्कर्स, नए बिजनेसमैन, इन सबको ये जो नई फ्रीडम थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures as a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. Businessmen और जो small scale producers थे उनको ये चीज़ समझ आ रही थी कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, यानी सबके लिए एक समान कानून, और ये स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे किलोग्राम का पहले कुछ अलग चलता था, एक सेर चीज़ें बोलते थे कि एक सेर जलेबी या समथिंग लाइक दैट, और अब लेकिन अब चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं। अब कोई एक सेर में कितना तोलता था, कौन कितना तोलता था, लेकिन अब एक फिक्स्ड मेजर है कि हाँ अगर 1 kg में 1000 ग्राम्स है तो हाँ ये फिक्स्ड है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। तो ये जो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे ये वहाँ पे भी लागू किए गए थे। एंड कॉमन नेशनल करेंसी की जो बात थी ये भी बिजनेसमैन को काफ़ी फैसिलिटेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत इजी लग रहा था मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेज सकते थे, उनको उसके बदले में एक उचित रकम मिल रही थी, उचित अमाउंट मिल रहा था, तो इसलिए उस न्यू फाउंड फ्रीडम से काफ़ी खुश थे। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब जितने एरियाज उसने कॉन्कर किए थे उसमें से कुछ लोकल पॉपुलेशंस का जो फ्रेंच रूल की तरफ आइडियाज़ काफ़ी मिक्स थे, मतलब कोई किसी की राय अलग थी, किसी की अलग। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब जैसे इन जगहों की बात देखी गई, शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और साथ में ब्रूसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पर फ्रेंच आर्मी इसको एक लिबर्टी का दूत माना गया। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. अब जब ये बात थी कि पहले तो वो लोग खुश थे कि हाँ ठीक है, अलग अलग लिबर्टी के थ्रू मतलब उनको काफ़ी लिबर्टी मिल रही है फ्रेंच आर्मीज़ के थ्रू, बट बाद में वो धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में जो एंथुसियाज्म था वो धीरे धीरे फेड होता गया, धीरे धीरे वो ख़त्म होता गया, कम होता गया, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बाकी सब फ्रीडम तो अच्छी है लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही है हमें, मतलब हम खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि एक्चुअली वो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू जो एक वो सॉवरेनिटी की तरफ जाना चाह रहे थे वो वापस उन्हें खींचकर मोनार्ची की तरफ ले आई। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. अब उन्होंने बाद में ये चीज़ की कि टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया और उन्हें एक फोर्स कंस्क्रिप्शन यानी कि एक फ्रेंच आर्मीज़ में ज़बरदस्ती जो एक भर्ती की प्रक्रिया थी उसे किया गया। अब इससे क्या हुआ ताकि वो यूरोप के बाकी एरियाज़ को भी कॉन्कर कर सके और जीत सकें। अब ये जो एडवांटेजेस मिल रहे थे इन्होंने बाकी एडवांटेजेस को एक तरह से दबा दिया, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स थी ये बाकी चीज़ों को दबा रही थी। So that's it. Hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that every time I post a video you can get the notification. The another part of it and the rest of the chapter I will upload soon. So thank you so much.